हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, भारत ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग पर किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ या फिर यूरोपीय संघ। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन। तो चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और ईयू यानी यूरोपीय संघ के इस कदम का उद्देश्य एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और सेमीकंडक्टर उद्योग में वैश्विक विकास के साथ दोनों क्षेत्रों को संरेखित करना है। इससे ईयू और भारत को सेमीकंडक्टर आपूर्ति और नवाचार क्षेत्र में सहयोग में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर या अर्धचालक ऐसी सामग्री है जिसकी चालकता सुचालकों और कुचालकों की चालकता के मध्य की होती है, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। रैट होल माइनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये संकीर्ण और क्षैतिज बिलों से कोयला निकालने की एक विधि है। और कथन 2, इस विधि पर भारत में कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। हाल ही में उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को रैट होल माइनिंग का उपयोग करके सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि रैट होल माइनिंग संकीर्ण और क्षैतिज बिलों से कोयला निकालने की एक विधि है, इसलिए कथन एक सही है। दरअसल ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें कुछ खनिक कोयला निकालने के लिए संकरे बिलों में जाते हैं। इस तरह के खनन से सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरे पैदा होते हैं। ये खदानें आमतौर पर अनियमित होती हैं, जिनमें उचित वेंटिलेशन, संरचनात्मक सहायता या श्रमिकों के लिए सुरक्षा गियर जैसे सुरक्षा उपायों का अभाव होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने 2014 में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने सरकार से उन मुद्दों को हल करने को कहा है जिनके चलते शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी ईएसजेड की स्थिति की अधिसूचना में देरी हुई है। आपको बता दें कि शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। ये कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 400 वर्ग किलोमीटर है। इसे 23 नवंबर 1974 को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न। ESCR सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय की एक पहल है। और दूसरा कथन, ये पोर्टल केवल वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के लगभग 34,000 निर्णयों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान दिवस समारोह के हिस्से के रूप में ESCR यानी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स पोर्टल का हिंदी संस्करण लॉन्च किया। ESCR भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शीर्ष अदालत के निर्णयों का डिजिटल संस्करण प्रदान करने की एक पहल है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ये वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को कोर्ट के लगभग 34,000 निर्णयों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये फैसले शीर्ष अदालत की वेबसाइट, उसके मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड यानी NJDG के निर्णय पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित सौरोइया पुंडुआना क्या है? पौधे की एक नई प्रजाति, पश्चिमी घाट की स्थानिक गेको प्रजाति, मछली की नई प्रजाति या फिर तमिलनाडु में खोजी गई गिलहरी की एक प्रजाति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पौधे की नई प्रजाति। हाल ही में मणिपुर में पहली बार सौरोइया पुंडुआना की उपस्थिति दर्ज की गई। आपको बता दें कि सौरोइया पुंडुआना पौधे की एक प्रजाति है जो एक्टिनिडियासी परिवार से संबंधित है। इसके फूल परिपक्व होने पर सफेद से गुलाबी रंग में बदल जाते हैं। इसकी पंखुड़ियां गुलाबी और अंडाकार से सिरे तक मुड़ी हुई होती हैं। इसके फल गोलाकार और चमकदार सफेद होते हैं जो पशु चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं। भारत में ये पौधा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में पाया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये उपयोगकर्ताओं, बीमा कंपनियों और अस्पतालों को स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से एक्सेस करने की अनुमति देता है। और दूसरा कथन, भारतीय नागरिकों के लिए आभा हेल्थ ID कार्ड होना अनिवार्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है।
केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और ना ही दो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों को मरीजों हेतु आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा आईडी पंजीकरण प्रणाली लागू करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि आभा एक 14 अंकीय संख्या है। इसका उपयोग विशिष्ट रूप से व्यक्तियों की पहचान करने, उन्हें प्रमाणित करने और उनके स्वास्थ्य कार्ड को कई प्रणालियों और हितधारकों से शेयर करने के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हालांकि ये केवल संबंधित व्यक्ति की सूचित सहमति से ही किया जा सकता है। ये उपयोगकर्ताओं, बीमा कंपनियों और अस्पतालों को स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से एक्सेस करने की अनुमति देता है, इसलिए कथन एक सही है। आभा स्वास्थ्य आईडी कार्ड होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। सेना कमांडर लाचित बोरफुकन का संबंध निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से था? सुतिया साम्राज्य, कामता साम्राज्य, कुछ साम्राज्य, या फिर अहोम साम्राज्य? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अहोम साम्राज्य। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लाचित दिवस पर लाचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि लाचित बोरफुकन को 1671 में सरायघाट की लड़ाई असम में मुगल सेनाओं को हराने वाले योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया है। वो सरायघाट की लड़ाई के दौरान अहोम नेताओं के कमांडर थे और गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के तट पर लड़े थे। उन्हें राजा चरध्वज सिंघा द्वारा अहोम साम्राज्य के 5 बोरफुकन में से एक के रूप में चुना गया था। इसी के साथ राजा द्वारा इन्हें प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य जिम्मेदारियां दी गई थी, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अनुपूरक अनुदान शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 115 अनुपूरक अनुदान का प्रावधान करता है। और कथन दो, ये अनुदान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संसद द्वारा प्रस्तुत और पारित किए जाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और ना ही दो? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। 4 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक अनुदान संबंधी मांगों को प्रस्तुत किया जाएगा। इन मांगों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ साथ उर्वरक, भोजन और ईंधन सब्सिडी के लिए अतिरिक्त आवंटन मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 115 पूरक या अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान करता है, इसलिए कथन एक सही है। जब संसद द्वारा अधिकृत अनुदान आवश्यक व्यय से कम हो जाता है तो पूरक या अतिरिक्त अनुदान के लिए संसद के समक्ष एक अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। ये अनुमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संसद द्वारा प्रस्तुत और पारित किए जाते हैं, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित माइकोप्लाज्मा निमोनिया क्या है? बैक्टीरिया, कवक, वायरस, या फिर शैवाल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। हाल ही में चीन में अधिकारियों ने श्वसन रोगों की घटनाओं में वृद्धि की सूचना दी है और इसके लिए माइकोप्लाज्मा निमोनिया जैसे विभिन्न रोगजनकों के प्रसार को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो वायरस की तरह काम करता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिससे खांसी और सांस लेने में कठिनाई बढ़ जाती है। ये श्वसन तंत्र, गले, फेफड़े, श्वास नली की परत को नुकसान पहुंचाता है। ये वायरस संक्रामक नहीं है, लेकिन यह हमारे गले और नाक को प्रभावित कर सकता है और बहुत तेजी से फेफड़ों तक पहुंच सकता है, जिससे निमोनिया हो सकता है। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, ये एक वैधानिक निकाय है। और कथन दो, ये एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है, सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी एसपीसीबी या राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी एसपीसीसी के कामकाज पर विवरण मांगा है। आपको बता दें कि एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन एक सही है। ये एक अर्धन्यायिक प्राधिकरण है, जिसका अर्थ है कि ये सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों पर बाध्यकारी आदेश जारी कर सकता है, इसलिए कथन दो भी सही है। इसके पास अदालत के रूप में अपील सुनने का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वनों के साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करना है। इसकी एक मुख्य पीठ नई दिल्ली में और 4 अन्य पीठ चेन्नई, भोपाल, पुणे और कोलकाता में स्थित है। ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये दिवस हर साल 29 नवंबर को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, इसे वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक और ना ही दो। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।